स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखेंगे जो हमारे रिवीजन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फरवरी महीने का कुछ अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आगामी कुछ दिन में, ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी परीक्षाएं संचालित होने वाली है, चाहे वो एईडीओ की परीक्षा हो, ठीक, एईडीओ की परीक्षा हो या लेखपाल की परीक्षा हो या यूपीएसआई की परीक्षा हो, ठीक है, ये सारी परीक्षाएं देखा जाए तो अगले 2 से 3 महीने में होने वाली है। जिनमें से जो एसआई की परीक्षा है वो तो अगले माह ही प्रस्तावित है, ठीक है, आज से लगभग 1 महीने बाद प्रस्तावित है। तो इसी चीज को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक देखा जाए जो पिछले 1 साल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पे हम लोग फोकस करते हुए एक एक वीडियो लेकर आएंगे। जैसे एक वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक, यहां पर देखा जाए एक वीडियो पुरस्कार पर आएगा, ठीक है, एक वीडियो आएगा सम्मेलन पर, महत्वपूर्ण दिवस पर, एक वीडियो निधन से रिलेटेड, एक वीडियो आएगा, ठीक है, फिर एक वीडियो आएगा जिसमें सारे रिपोर्ट और सूचकांक, रिपोर्ट और सूचकांक पर चर्चा की गई होगी। एक वीडियो आएगा जिसमें योजना और योजना में ना सिर्फ केंद्र सरकार की योजना, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो प्रमुख योजनाएं हैं उन पर चर्चा की जाएगी। नियुक्तियों से संदर्भित एक वीडियो आएगा, खेल से संदर्भित वीडियो आएगा, ठीक है, विज्ञान और तकनीकी से संबंधित वीडियो आएगा। एक वीडियो देखा जाए जो भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम होता है ना, या भारत और विश्व में प्रथम, ठीक। तो ये इतने टॉपिक कवर करने का मेरा प्रयास है और हम शुरुआत पुरस्कार से ही करेंगे। पुरस्कार से शुरुआत करेंगे। पुरस्कार का कंटेंट लगभग रेडी हो चुका है, ठीक है, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको मेनली यहाँ पर टारगेट करके, जो यूपीएसआई की परीक्षा है, फिर उसके बाद देखा जाए यूपी लेखपाल की परीक्षा आपकी होने वाली है, साथ ही साथ देखा जाए जो एईडीओ की परीक्षा है और साथ साथ में बीएसएससी की परीक्षा है। इन परीक्षाओं को टारगेट करके यहाँ पर इतने वीडियोस आपको प्रोवाइड किया जाएगा और एक वीडियो में संपूर्ण रूप से उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है पिछले 1 साल के, उन सब को कवर करने का प्रयास भी किया जाएगा। टू द पॉइंट बातें की जाएगी, टू द पॉइंट चर्चा की जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बातें की जाएंगी, ठीक है। जैसे पुरस्कार है तो पुरस्कार को हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबे लंबे वीडियो भी नहीं होंगे, लगभग 30 मिनट का वीडियो होगा और 30 मिनट के वीडियो में पुरस्कार प्राप्तकर्ता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इतने टॉपिक पर हम लोग आगे चर्चा करते जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आगामी वीडियो है जिसका खाका मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये वीडियो आपके जल्द देखा जाए तो जल्द स्टार्ट भी हो जाएंगे और लगभग 15 दिनों के अंदर ये सारे वीडियो समाप्त भी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स रिलेटेड एक करंट अफेयर है, इस पर चर्चा करते हैं मैग्नस कार्लसन से रिलेटेड, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने जीती पहली फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 किसने जीत लिया है। तो ये पॉइंट आपके दृष्टिकोण से, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए ये 13 और 15 फरवरी 2026 तक जर्मनी में आयोजित पहली फिडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप जो था, इसका खिताब किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया है। चर्चा करें तो फाइनल मुकाबले में कार्लसन ने अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कैरुआना को 2.5 और 1.5 के स्कोर से पराजित किया, ठीक है। यहां पर देखा जाए
इस जीत के साथ कार्लसन के नाम अब विभिन्न प्रारूपों जैसे क्लासिकल, रैपिड, ब्लिट्ज और फ्री स्टाइल में कुल 21 विश्व खिताब हो गए हैं। यानी कि देखा जाए तो हर जो प्रतियोगिता है, शतरंज की जो भी प्रतियोगिता है, अलग अलग जो कैटेगरियां हैं, उन सभी कैटेगरियों में मैग्नस कार्लसन ने अवार्ड जीता है और टोटल 21 विश्व खिताब इन्होंने हासिल किया है, चाहे वो क्लासिकल हो, रैपिड हो, ब्लिट्ज हो या फ्री स्टाइल हो। ठीक है, यहां पर देखा जाए इस टूर्नामेंट में उज्बेकिस्तान के नौदिरबेक अब्दुल सत्तारोव जो थे ये तीसरे स्थान पर रहे थे। फ्री स्टाइल शतरंज की बात कर ले तो फ्री स्टाइल शतरंज में मोहरों की शुरुआती स्थिति यादृच्छिक यानी कि रैंडम होती है, जो खिलाड़ियों की रचनात्मकता और तत्काल गणना के परीक्षण भी करती है। यहाँ जो फ्री स्टाइल शतरंज होता है इसमें क्या होता है कि जो मोहरों की शुरुआती स्थिति होती है, जैसे आप मोहरों की जब शतरंज आप खेलते हैं तो प्यादों को आगे लगाते हैं, फिर दोनों कॉर्नर में देखा जाए फिर आप जो हाथी होती है उसके लगाते हैं, फिर क्वीन और उसके बाद में वजीर, सारी चीजें आप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि रैंडम होता है, कोई भी कहीं भी लगा हुआ है और इसमें खिलाड़ी की रचनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी और उसका जो तत्काल गणना करने की क्षमता होती है उसका परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं भव्य भारत भूषण अवार्ड के बारे में। एक नया अवार्ड है, नया अवार्ड शुरू किया गया है। देखा जाए तो सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर, कब, शिवरात्रि के अवसर पर ये अवार्ड यहां पर देखा जाए राजनाथ सिंह की उपस्थिति में इस अवार्ड को प्रदान किया गया। और विशेषता फोकस कहां पर किया गया, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनल मीडिया में या कुछ ऐसे मतलब जो जैसे हिडन जेम होते हैं, ठीक है, उन हिडन जेम को सम्मानित करने के उद्देश्य से ये भव्य भारत भूषण अवार्ड शुरू किया गया है। सदगुरु की शुरुआत है, एक नई राष्ट्रीय सम्मान की घोषणा की गई है। फरवरी 2026 में आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भारत की प्रगति में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने हेतु भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत की है। प्रथम पुरस्कार वितरण समारोह ईसा योग केंद्र कोयम्बटूर में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। ये पुरस्कार राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान, कला और खेल जैसे क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार और दीर्घकालिक सेवा को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, ये जो भव्य भारत भूषण पुरस्कार है मेनली जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, विज्ञान है, कला है, खेल है, ठीक, इससे रिलेटेड जो फील्ड है उनमें उत्कृष्ट नवाचार और दीर्घकालिक सेवाओं को मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इस वर्ष के जो प्रमुख विजेताओं में प्रख्यात वायलिन वादक एन राजम और इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस कुमार भी सम्मिलित हैं। साइना नेहवाल को भी दिया गया है, साथ ही साथ जो नंबी नारायण है उनको भी प्रदान किया गया है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको इस बार भव्य भारत भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भव्य भारत भूषण पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सवाल ऐसा पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ईसा फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? ईसा फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और पहला देखा जाए जो अवार्ड प्रदान किया गया शिवरात्रि के अवसर पर प्रदान किया गया। चलिए देखा जाए यहाँ पर, अब जब अवार्ड की बात आ ही गई है तो कुछ अवार्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उनको हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, जो अभी फरवरी महीने में प्रदान किए गए हैं। एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले देखें तो रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान यहाँ पर देखा जाए तो चेन्नई में आयोजित तीसरे संस्करण में कन्नड़ लेखक जो चंद्रशेखर कामरा थे इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि सुबी ताबा जो है इनको फिक्शन की श्रेणी में और शुभांशी चक्रवर्ती को नॉन फिक्शन श्रेणी में मुख्य पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ठीक, एक अगला पुरस्कार है यहाँ पर देखा जाए एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसको हांगकांग में आयोजित समारोह में अपनी समावेशी कार्य संस्कृति के लिए एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 किसको प्रदान किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल टीचर अवार्ड 2026। यहां पर देखा जाए दुबई में देखा जाए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था उसी के दौरान देखा जाए तो ये जो रूबल नागी है, रूबल नागी ये भारतीय शिक्षिका है, इनको प्रदान किया गया है। दुबई में 10 लाख डॉलर के प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर अवार्ड से इनको नवाजा गया। इन्होंने किया क्या है तो उन्होंने वंचित बच्चों के लिए 800 से अधिक लर्निंग सेंटर बनाए हैं और इसी चीज को देखा जाए तो मान्यता प्रदान करते हुए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड सम्मानित किया गया है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए इरेडा से संबंधित, इरेडा को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि इरेडा को एक्सीलेंस अवार्ड इन वुमेन इन ग्रीन एनर्जी श्रेणी में रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक, तो ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ अन्य पुरस्कार है, आइए उनको भी देख लेते हैं एक एक कर। नेशनल जियोग्राफिक कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए चेन्नई की फोटोग्राफर है, नाम क्या है इनका? रम्या श्रीराम। क्या नाम है? रम्या श्रीराम की केरल की कंडनार केलन थय्यम
अनुष्ठान जो होता है इसकी तस्वीर लेने के लिए इनको नेशनल जियोग्राफिक के 2026 कैलेंडर में स्थान मिला है। फिर आगे देखें, चांग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की थी, किसको प्रदान किया गया है? पुदुचेरी की डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेशन को नेत्र देखभाल में योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर टाइलर पुरस्कार के बारे में चर्चा करें। टाइलर पुरस्कार किसको दिया गया है? टाइलर पुरस्कार जो होता है इसको पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। और यह सवाल पूछा भी जा चुका है कि पर्यावरण में वो कौन सा पुरस्कार है जिसको पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है? टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। उसको किसको प्रदान किया गया है? तो अमेरिका के जीव विज्ञानी है, नाम है इनका टोबी कियर्स। ठीक है, टोबी कियर्स को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, पद्म पाणि पुरस्कार के बारे में चर्चा करें। तो जो संगीतकार इलैया राजा है, संगीतकार इलैया राजा को इस बार का पद्म पाणि पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, पद्म पाणि पुरस्कार 2026। आगे देखें, जो हेमंत सोरेन है, विश्व आर्थिक मंच के दौरान हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनको व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान पाने वाले भारत के पहले आदिवासी निर्वाचित नेता हैं। ठीक है। अशोक चक्र 2026 के बारे में चर्चा करें तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, एक्सियम 4 मिशन में सम्मिलित है ये, और यहां पर देखा जाए इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये जो अशोक चक्र होता है यह सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार होता है। सेल को देखा जाए तो लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्रेट प्लेस टू वर्क की मान्यता लगातार तीसरे साल सेल को प्रदान की गई है। फिर आगे चर्चा करते हैं, यहां पर देखा जाए 22वां उपेंद्रनाथ ब्रह्मा पुरस्कार के दौरान भूटान की जो क्वीन मदर आशी दोरजी वांगमो वांगचुक है, इनको मानवीय सेवाओं के लिए सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो क्वीन मदर, जो भूटान की क्वीन मदर आशी दोरजी वांगमो वांगचुक है, इनको मानवीय सेवाओं के लिए सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। फिर आगे देखते हैं, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025, तो बंदरगाह और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा पारादीप पोर्ट प्राधिकरण यानी कि जो पीपीए है, इसको स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा में पूछ सकता है कि स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को प्रदान किया गया है। चलिए आते हैं करंट अफेयर के अगले पॉइंट पर, देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अंटार्कटिक में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि, 12,000 किलोमीटर दूर से सफल टेली अल्ट्रासाउंड, यहां पर सफल टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड यहां पर किया गया है। इमेज आप देख सकते हैं, चर्चा करते हैं पॉइंट्स पर। भारत ने अंटार्कटिक स्थित अपने मैत्री अनुसंधान केंद्र में तैनात एक मरीज की नई दिल्ली स्थित एम्स से 12,000 किलोमीटर दूर बैठकर सफल रियल टाइम अल्ट्रासाउंड परीक्षण किया है। ठीक है, देखा जाए तो यह उपलब्धि एक उन्नत टेली रोबोटिक डायग्नोस्टिक्स प्रणाली के माध्यम से संभव हुई है, जिसे एम्स, आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र जो कहां पर अवस्थित है? गोवा में अवस्थित है। कहां पर? गोवा में अवस्थित है। याद रखिएगा जो प्रमुख संस्थान होते हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? गोवा में अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो टेली रोबोटिक्स डायग्नोस्टिक्स प्रणाली है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? एम्स दिल्ली, आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। देखा जाए तो यह विश्व स्तर पर अंटार्कटिक में इस तरह का, ठीक है, अंटार्कटिक में इस तरह का तकनीकी का पहला सफल उपयोग भी है। ठीक है, यह तकनीकी दुर्गम क्षेत्रों जैसे ऊंचे पहाड़ों, ग्रामीण इलाकों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम भी माना जा रहा है। ठीक, दुर्गम क्षेत्र जो है वहां पर टेली रोबोटिक्स डायग्नोस्टिक प्रणाली अपनाई जा सकती है, उसका एक जीता जागता उदाहरण भी यहां पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए अब यहां पर देखा जाए, जो ये पहला है ना कि इस तकनीकी का पहला, अब ये पहला आ गया है तो भारत में पहला हुआ है, ये भारत ही नहीं विश्व में पहला है। तो उसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो भारत और विश्व में पहली चीजें हुई है, भारत या विश्व में प्रथम, उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, यहां पर अलवर से रिलेटेड है। तो अलवर से रिलेटेड पॉइंट क्या है कि 2047 तक सभी के लिए बीमा, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इसके तहत 100% बीमा कवरेज वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो अलवर बन गया है। ठीक है, उसके साथ ही साथ दूसरा पॉइंट देखें तो सोराया अघाई, ये ईरान की है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में ईरान की ओर से निर्वाचित पहली महिला सदस्य है। यानी कि ईरान की ओर से देखा जाए, ईरान की पहली महिला सदस्य बनी है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में, और वर्तमान में देखा जाए सबसे कम उम्र की सदस्य भी है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अगले पॉइंट पर, तो महिला औद्योगिक पार्क की शुरुआत की गई है। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कर्नाटक का चिक्काबल्लापुर है, कर्नाटक का
चिक्का बल्लापुर है, यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित देश के पहले औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। फिर आगे देखते हैं बंदरगाह सुरक्षा, तो वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बना है। ठीक है, तो ये सवाल पूछ सकता है कि उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है, तो वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी है, और ये कहां पर अवस्थित है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। इसी को आप तूतीकोरिन बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तूतीकोरिन बंदरगाह। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संभल से रिलेटेड एक पॉइंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। यहां पर देखा जाए तो न्यायिक कार्रवाई, ठीक है, न्यायिक कार्रवाई, यहां पर कौन से न्यायिक कार्रवाई, जो जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर सर्वे का मामला था उस पर एआई के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सुनवाई की गई है। तो न्यायिक कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है, संभल बन गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं सुनेत्रा पवार के बारे में। यहां पर देखा जाए जो सुनेत्रा पवार है यह महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखें मीडिया टावर के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक डिजिटल मीडिया टावर बरेली में स्थापित किया गया जिसकी ऊंचाई 11 मीटर है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल मीडिया टावर कहां पर स्थापित किया गया है, तो बरेली में स्थापित किया गया है। फिर आगे देखते हैं फ्रांस ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक, और फ्रांस ग्रीनलैंड में दूतावास खोलने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में दूतावास खोलने वाला यूरोपीय संघ का, यूरोपियन यूनियन का पहला देश कौन है, तो पहला देश है फ्रांस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं एजडली या एल्डरली बजट जो होता है इसको प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल है, केरल। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से एजडली बजट, यहां पर बजट का आकार कितना था, तो 46,236 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। और यहां पर इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग, क्या आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो भारत का पहला राज्य ही केरल था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए दिल्ली भारत टैक्सी सहकारी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है जिसका उद्देश्य पारदर्शी टैक्सी सेवा प्रदान करना है। यानी कि जो भारत टैक्सी सहकारी प्लेटफॉर्म है इसके साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा है, दिल्ली बन गया है। फिर आगे देखते हैं यहां पर थान्यानाथन सी के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। थान्यानाथन सी देखा जाए तो केरल की पहली और भारत की दूसरी 100% दृष्टिहीन महिला जज बनकर जो थान्यानाथन है इन्होंने इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो यहां पर दृष्टि बाधित जज बनी है, ये केरल की पहली और भारत की दूसरी 100% दृष्टिहीन महिला जज बनी है। ठीक है, इसके पहले देखा जाए, इसके पहले तो राजस्थान के एक जज थे, वो भी पूर्ण रूप से देखा जाए तो ब्लाइंड थे। चलिए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण। अब यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश स्वयं की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है कितनी बताई गई है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ये 30.25 लाख करोड़ पहुंच गई है। फिर आगे चर्चा करते हैं, भारत ने विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लिव कनेक्ट लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, आई लिव कनेक्ट। याद रखिएगा परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आई लिव कनेक्ट क्या है। ठीक है, क्या है, ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये क्या है। भारत ने विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला एआई आधारित हेल्थ केयर इकोसिस्टम विकसित किया है जिसको नाम क्या दिया गया है, आई लिव कनेक्ट नाम दिया गया है। ठीक है, और वहीं पर देखें तो मुंबई में देश की पहली म्यूजिकल रोड जो वर्ली टनल के पास बनाई गई है, जहां से गाड़ी चलती है जब, तो कौन सा गीत यहां पर सुनाई देता है, जय हो सुनाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं अंडर वाटर टनल के बारे में। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे देश के पहले 37 किलोमीटर लंबे ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर आगे देखते हैं डिजिटल पीडीएस के बारे में। तो अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में देश का पहला सीबीडीसी, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल रुपया आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिस्टम शुरू किया है या लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि डिजिटल रुपया आधारित पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहां से शुरू किया गया, गांधीनगर गुजरात से शुरू किया गया। किसके द्वारा, तो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं, एक पॉइंट और है, अभी 2 दिन पहले हमने पढ़ा था इसको, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है इसकी पहली महिला टीटी कौन बनी है। ठीक है, इनका नाम क्या है, सरिता योल्मो, सरिता योल्मो। फिर आगे देखते हैं नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जाएगा,
तो ये मथुरा में स्थापित किया जाएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और आर्य गुरुकुल म्यूजियम ये कल हमने देखा था, तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये फिरोजाबाद में स्थापित किया जाएगा। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर देखें तो एंथ्रोपिक के बारे में चर्चा कर ले। कल ही हमने देखा था एंथ्रोपिक अपना पहला, ये एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, और ये अपना पहला कार्यालय कहां पर स्थापित कर रहा है, ये अपना पहला कार्यालय स्थापित कर रहा है बेंगलुरु में। कहां पर, बेंगलुरु में स्थापित कर रहा है। और इसने अपना जो पहला एमडी है किसको नामित किया है, पहला एमडी बनाया है इरीना घोष को। ठीक है, तो ये पॉइंट थे कुछ रिवीजन के दृष्टिकोण से। आते हैं अगले पॉइंट पर। यहां पर देखा जाए T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं। फोटो देखकर आप पहचान गए होंगे, रशीद खान। यहां पर देखा जाए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के दौरान अफगानिस्तान के कप्तान रशीद खान ने पुरुष T20 क्रिकेट, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट तीनों सम्मिलित है, इसमें 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रच दिया है। चर्चा करें तो यह उपलब्धि उन्होंने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ हासिल की थी। मात्र 17 साल की उम्र में पदार्पण करने वाले रशीद ने दुनिया भर के लीग मैच जैसे आईपीएल, बीबीएल, पीएसएल आदि खेले हैं और अपनी मिस्ट्री स्पिन का दबदबा हमेशा बनाए रखा। ठीक है, देखा जाए तो यह मील के पत्थर न केवल उनकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता है, बल्कि वैश्विक क्रिकेट में अफगानिस्तान के उदय का भी प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ प्रमाण मिला है कि 8000 वर्ष पुरानी उत्पत्ति के नए प्रमाण मिले हैं। हरियाणा का जो भेड़ाना है, भेड़ाना स्थल, हरियाणा के भेड़ाना स्थल में देखा जाए तो कार्बन डेटिंग जो होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग होती है, उसके माध्यम से संकेत मिले हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है ये 8000 साल पुराने थे। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ अटके हुए थे कि 1700 से 2300 ईसा पूर्व के थे, लेकिन ये 8000 साल पुराने बताया जा रहा है। इससे क्या होगा, ये जो मिस्र की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे भी प्राचीन इसको बताया जा रहा है। ठीक है, जो शोध हुआ है। यहां पर देखें तो पारंपरिक रूप से परिपक्व चरण जो था ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच बताई जा रही थी। उसके विपरीत नए साक्ष्य दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं। ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें और उन्नत जल निकासी प्रणाली इस प्राचीन नगरीय संस्कृति की मुख्य विशेषता थी। यहां पर देखा जाए जो भेड़ाना से साक्ष्य मिले हैं वो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें मिली है और उन्नत जल निकासी प्रणाली, जो नालियों का प्रबंधन था, वो मिला है। और इसी आधार पर इसको सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेट भी किया जा रहा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता जब आप बता लिखते हैं परीक्षा में, आपके मुख्य परीक्षा में आता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखते हैं। ठीक है, सड़कों का एक दूसरे को समकोण पर काटना, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे आज आप गुजरते हैं तो आपको चौराहे दिखते हैं, उसी प्रकार से जो ग्रिड पैटर्न आज आपको दिखता है वैसा ही ग्रिड पैटर्न उस टाइम पर सिंधु घाटी सभ्यता में भी दिखता था। ठीक है, साथ साथ जल निकासी जो आप लिखते हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में कि नालियां होती थी, उन्नत नालियां होती थी और ईंट से बनी नालियां होती थी, ये सारे पॉइंट आप लिखते हैं, तो वो सारी चीजें यहां से भेड़ाना से मिली है। और भेड़ाना के अवशेष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन अचानक नहीं बल्कि क्रमिक सामाजिक और कृषि संबंधी बदलाव के परिणाम था। चलिए आगे चलते हैं। केरल में स्त्री सुरक्षा योजना एक नई योजना है राज्य सरकार की, केरल राज्य सरकार की। ठीक है, यहां पर देखा जाए स्त्री सुरक्षा योजना चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने केरल में स्त्री सुरक्षा योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इस योजना का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है। 25 से 60 वर्ष की बेरोजगार महिलाओं और ट्रांस वुमेन को 1000 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पहले चरण में 10.18 लाख लाभार्थियों को के खाते में राशि भेजी गई। यह योजना उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए है जो किसी अन्य सामाजिक पेंशन का लाभ नहीं ले रहे हैं। केरल जो जेंडर बजटिंग को संस्थागत रूप देने वाला भारत का पहला राज्य है, इस पहल के माध्यम से लैंगिक न्याय और आर्थिक स्वायत्तता को और सुदृढ़ कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो जेंडर बजटिंग है इसको संस्थागत रूप देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो केरल था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है केरल से रिलेटेड। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति ने लॉन्च किया कर्मयोगी फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान। ठीक, 13 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ब्रह्म कुमारी संस्था में राष्ट्रव्यापी अभियान कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत, ठीक है, कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की रजत जयंती भी मनाई गई। राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति पर्याप्त नहीं है, संतुलित राष्ट्र निर्माण के लिए इसे नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिकता से जोड़ना भी अनिवार्य है। यानी कि अगर आप प्रगति करना चाहते हैं तो किसी देश की केवल तकनीकी और आर्थिक प्रगति को ही प्रगति नहीं माना जाए, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको आध्यात्मिकता से भी व्यक्ति को जोड़ना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से देखा जाए तो राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। देखा जाए तो अभियान का उद्देश्य नागरिकों को निस्वार्थ कर्तव्य बोध यानी कि
कर्मयोग के लिए प्रेरित करना है ताकि समाज में न्यायपूर्ण शासन और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जो समाज है उसमें न्यायपूर्ण शासन और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही देखा जाए तो यहां पर जो नई दिल्ली के जो ब्रह्म कुमारी संस्था है इसके द्वारा जो ये कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान था इसको लॉन्च किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म और कृषि हैकाथॉन। ठीक है, तो ये भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया गया है। 17 फरवरी 2026 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में किसानों के लिए भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह वन स्टॉप डिजिटल समाधान किसानों को मौसम अपडेट्स, मंडी भाव, फसल सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी कॉल, चैटबॉट और ऐप के माध्यम से प्रदान करेगा। यह महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात सहित देश के लाखों किसानों को सशक्त बनाएगा। इस अवसर पर कृषि के लिए एआई हैकाथॉन का भी शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और डेवलपर्स के माध्यम से 24 से 72 घंटों में कृषि चुनौतियों के लिए एआई आधारित प्रोटोटाइप विकसित करना है। ठीक है, तो 24 से 72 घंटों के भीतर देखा जाए तो एआई प्रोटोटाइप भी इसके अंतर्गत विकसित कर दिया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, यहां पर देखा जाए विशाखापत्तनम में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन। 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर देखा जाए 17 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशाखापत्तनम पहुंची, जहां उन्होंने अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का निरीक्षण किया। ठीक है, सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में वे 18 फरवरी को भारत और मित्र देशों के 70 जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों के बेड़ों की समीक्षा करेंगी। यहाँ पर देखा जाए इस आयोजन का मुख्य आकर्षण स्वदेशी विमान वाहक पोप जो आईएनएस विक्रांत है वो रहा। उल्लेखनीय है कि भारत एक साथ 3 समुद्री आयोजन IFR 2026 यानी कि जो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है 2026 इसका भी आयोजन कर रहा है। साथ ही साथ मिलन 2026 जो अभ्यास है इसका 13वां संस्करण भी आयोजित किया जा रहा है और समुद्री प्रदर्शनी की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 135 से अधिक देश जो है ये भागीदार के रूप में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारी अगली खबर और अंतिम खबर क्या है? छठा भारत रक्षा वार्ता। जो छठी भारत रक्षा वार्ता है इसके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए 17 फरवरी 2026 को बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी मंत्री कैथरीन वाउट्रीन ने छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता की साध्यक्षता की। यहां पर देखा जाए इस वार्ता का मुख्य आकर्षण हैमर मिसाइलों के संयुक्त उत्पादन हेतु संभावित समझौतों तथा टाटा एयरबस के द्वारा निर्मित H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के वर्चुअल उद्घाटन भी रहा। अब यहां पर देखा जाए जो ये H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है इनको अब भारत में निर्मित किया जाएगा। ठीक है, भारत में इसको निर्मित किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और खास बात ये है कि ये दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर है जो एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ सकता है। एवरेस्ट की ऊंचाई पर जाकर, एवरेस्ट जितना जो भारत का मतलब दुनिया का अगर स्थल पे माना जाए तो सबसे ज्यादा हाइट किसकी? एवरेस्ट की ही है और एवरेस्ट पर ये हेलीकॉप्टर जा चुका है। अभी तक कोई भी ऐसा हेलीकॉप्टर नहीं बना है जो एवरेस्ट पर जाकर लैंड कर और वहां से उड़कर वापस आया हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री के रूप में कैथरीन वाउट्रीन की यह पहली भारत यात्रा भी थी। देखा जाए तो यह बैठक 2023 में फ्रांस में आयोजित 5वें संस्करण के बाद रक्षा सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माना जा रहा है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते चलते मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा जिनके उत्तर आप डेली कमेंट बॉक्स में लिखते भी है। बहुत से लोग हैं जैसे हर्षित जी हैं, डेली आप कमेंट का उत्तर करते हैं। आपको लगातार आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन है, आगे भी बनाए रखिए। यहाँ पर कुछ सवाल है, उसके पहले एक अंतिम यहाँ पर देखा जाए पॉइंट और है। ठीक है, कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा इसको लॉन्च किया गया है, चर्चा कर लेते हैं। 16 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी कैडेट प्रशिक्षण पोत कृष्णा यार्ड 18003 को चेन्नई के कटुपल्ली से लॉन्च किया गया है। ठीक, मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड के द्वारा डिजाइन और निर्मित यह जहाज 3 प्रस्तावित प्रशिक्षण जहाजों की श्रृंखला में पहला है। CDS जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में हुए इस लॉन्च में मुख्य उद्देश्य पुरुष और महिला कैडेटों की समुद्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यह पोत मित्र देशों के कैडेटों को भी प्रशिक्षित करेगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निर्मित इस जहाज को 2026 के अंत तक नौसेना में शामिल किए जाने की योजना भी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो कैडेट प्रशिक्षण पोत है, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा कृष्णा, ये क्या है?
तो कैडेट ट्रेनिंग वेसल है, ठीक है, कैडेट ट्रेनिंग वेसल है, ये कैडेट ट्रेनिंग वेसल है जो महिला और पुरुष दोनों कैडेट को प्रशिक्षित करेगा। ठीक, चलिए सवाल का आंसर करिएगा। पहला सवाल है, हाल ही में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां, किस देश में किया गया? जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था ना, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर या बहरीन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक रोवर उतारने की घोषणा की है? भारत, रूस, चीन, जापान। तीसरा नंबर का सवाल है, यहां पर देखा जाए हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कोयला उत्पादन को बढ़ाना, परमाणु ऊर्जा का विस्तार करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना या पेट्रोलियम आयात को बढ़ाना। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो सवाल पूछे गए हैं, ये सवाल जो पहले आपको करंट अफेयर पढ़ाए गए उस पर आधारित है। इन प्रश्नों का आंसर करिएगा। ठीक है, अब बताइए चौथा सवाल कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रभावी रूप से लागू करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। और अंतिम सवाल है, यहां पर देखा जाए पांचवा सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड बनाया था? विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट या केन विलियमसन। ये सारे पॉइंट मैंने आपको पढ़ाए हैं, सारे सवाल आपके पढ़े हुए हैं। इन सवालों को उत्तर जो है ये कमेंट बॉक्स में करिएगा। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर प्रतिदिन क्लास पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। ठीक, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।